जो भविष्य के लिए तैयार नहीं रहता वो वर्तमान को भी खो देता है। महान रणनीतिकार चाणक्य के ये शब्द आज भी कितने प्रासंगिक हैं। स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर गहराई से बात करने वाले हैं जो भारत की भविष्य की तैयारी और वर्तमान की चुनौतियों दोनों से जुड़ा है। ये चर्चा खास तौर पर यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए उनकी डेली करंट अफेयर्स की तैयारी में बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। और ये उन सभी के लिए भी दिलचस्प होगी जो देश की सुरक्षा और सामरिक विकास में रुचि रखते हैं। हमारी आज की बातचीत का आधार है द प्रिंट में छपा एक लेख। हम इसी लेख का आप कह सकते हैं एक आलोचनात्मक विश्लेषण करेंगे। इसमें फोकस है भारत की एक योजना पर चीन के साथ, जो हमारी वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी है, उसके पास दो महत्वपूर्ण पर फिलहाल बंद पड़े एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स यानी एएलजीज को फिर से शुरू करने पर। ये दो जगह हैं, एक तो पूर्वी लद्दाख में चुशुल और दूसरी अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी में अनिनी। तो आज हमारा मिशन क्या है? देखिए, हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस पुनरुद्धार के पीछे की रणनीति क्या है, इसका ऐतिहासिक संदर्भ कितना गहरा है, सामरिक महत्व क्या है और भविष्य में इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो चलिए इस अहम मुद्दे की परतें खोलते हैं। सबसे पहले, ये जो रक्षा मंत्रालय की योजना है, ये आखिर है क्या? इसका दायरा कितना बड़ा है? जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स और इस लेख में भी बताया गया है, सरकार की योजना है कि चुशूल और अनिनी में जो सालों से बंद पड़े हैं ये एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स, इनको फिर से ऑपरेशनल बनाया जाए। अनिनी एएलजी की कहानी तो सोचिए द्वितीय विश्व युद्ध तक जाती है। तब इसे मित्र देशों ने द हम्प रूट के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल किया था। ये वो खतरनाक हवाई रास्ता था जिससे पूर्वी हिमालय के ऊपर से उड़ान भरकर भारत से चीन तक सप्लाई पहुंचाई जाती थी। और चुशूल हवाई पट्टी, इसने तो 1962 के भारत चीन युद्ध में एक बहुत ही अहम किरदार निभाया था, लेकिन बाद में से बंद कर दिया गया। कहा जाता है कि चीन की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये कोई अकेली या अचानक से की गई पहल नहीं है। ये असल में भारतीय वायुसेना आईएएफ की अपनी फॉरवर्ड एयर पावर क्षमताओं को, यानी सीमा के करीब अपनी हवाई ताकत को मजबूत करने की एक सोची समझी और जारी रणनीति का हिस्सा है। इस लेख के अनुसार 2008 से लेकर अब तक 10 एएलजीज को पहले ही आप कह सकते हैं पुनर्जीवित किया जा चुका है। 10? जी हाँ, 10। इनमें से 2 लद्दाख में हैं। एक तो वो बहुत ऊंचाई पर स्थित दौलत बेग ओल्डी डीबीओ और दूसरा न्योमा। बाकी 8 उत्तर पूर्व के राज्यों में फैले हैं, जैसे अरुणाचल में अलोंग, तवांग, मेचुका, पासीघाट, टूटिंग, विजयनगर, वालोंग और जीरो। तो ये एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। 10 एएलजीज पहले ही चालू हो चुके हैं, ये तो काफी व्यापक प्रयास लगता है। और क्या इन सब का इस्तेमाल एक जैसा होगा या इनमें कुछ फर्क है? नहीं, इनमें फर्क है। और देखिए, इनका विकास जरूरत के हिसाब से किया जा रहा है। एक और एएलजी का जिक्र आता है फुकचे, जो लद्दाख के डेमचोक सेक्टर में है। 2008 में इस पर AN-22 विमान उतारकर इसे ऑपरेशनल साबित भी किया गया था। लेकिन बाद में जब न्योमा एयरफील्ड विकसित हुआ, जो कि ज्यादा सक्षम है, तो फुकचे की अहमियत कह सकते हैं थोड़ी कम हो गई। ज्यादातर जो ये पुनर्जीवित एएलजीज हैं, इनका मुख्य उपयोग हवाई परिवहन के लिए होगा, सामान और सैनिकों को लाने ले जाने, हेलीकॉप्टरों के संचालन और मानव रहित हवाई प्रणालियों यूएस यानी ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए। लेकिन न्योमा, जो एलएसी से करीब 35-40 किलोमीटर दूर है, उससे लड़ाकू विमानों के संचालन के लिए भी अपग्रेड किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। ड्रोन्स और लड़ाकू विमान, अच्छा, यानी ये सिर्फ परिवहन के अड्डे में ही बल्कि सामरिक जरूरतें पूरी करने के ठिकाने भी बन रहे हैं। और एलएसी के इतने करीब इनका विकास करना, क्या ये सिर्फ सैन्य जरूरत है या इसका कोई कूटनीतिक संदेश भी है, खासकर तब जब चीन अरुणाचल पर दावा करता है और लद्दाख में एलएसी को लेकर तनाव बना रहता है? निश्चित रूप से इसका एक बड़ा सामरिक और कूटनीतिक पहलू है, बिल्कुल है। जब आप दौलत बेग ओल्डी जैसे एएलजी को फिर से सक्रिय करते हैं, जो एलएसी से महज 10 किलोमीटर दूर है, या फिर चुशूल की बात करते हैं, जो सिर्फ 1.2 किलोमीटर दूर है, तो ये सिर्फ हवाई पट्टियां नहीं रह जाती। ये ऐसे ठिकाने बन जाते हैं जो संघर्ष की स्थिति में दुश्मन की सीधी फायरिंग रेंज में आ सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि लेख के अनुसार चीन ने अब तक इन एएलजीज के पुनरुद्धार पर कोई खास या औपचारिक विरोध नहीं जताया है। अच्छा, ये तो सरप्राइजिंग है। हाँ, लेकिन चुशूल का मामला थोड़ा अलग है।
इसका जो ऐतिहासिक महत्व है और जिस तरह की सामरिक संवेदनशीलता इससे जुड़ी है, उसे देखते हुए ये संभव है कि जब चुशूल का पुनर्विकास जोर पकड़ेगा तो चीन की तरफ से आपत्ति आ सकती है। आपने फिर चुशूल का जिक्र किया और ये नाम बार बार सामने आ रहा है। शुरुआत में हमने अनीनी का भी जिक्र किया था, लेकिन लगता है चुशूल का इतिहास और मौजूदा हालात इसे ज्यादा महत्वपूर्ण बनाते हैं। कम से कम इस लेख के नजरिए से तो यही लगता है। तो चलिए चुशूल पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं। इसके इतिहास में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना अहम बना देता है? चुशूल का इतिहास वाकई बहुत परतों वाला है, बहुत दिलचस्प है। देखिए, चीन की जो 1959 की दावा रेखा है, जिसे वो क्लेम लाइन कहते हैं, वो इस इलाके में कमोबेश आज की LAC से मिलती है। और ये क्लेम लाइन अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सिर्फ 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अब सवाल है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ से आई? ये 1842 में डोगरा साम्राज्य और तिब्बत के बीच हुई एक संधि पर आधारित है। मजेदार बात यह है कि संधि पर दस्तखत तो ले में हुए थे, लेकिन इसे अक्सर चुशूल की संधि कहा जाता है। अच्छा, चुशूल की संधि। हाँ, क्योंकि ये तब हुई थी जब डोगरा सेना ने चुशूल में हमलावर तिब्बती सेना को हराया था। ओहो, तो इसका संबंध 1842 की संधि तक जाता है। ये तो वाकई दिलचस्प है। और आधुनिक इतिहास में इसका क्या महत्व रहा? आधुनिक इतिहास में भी इसकी भूमिका आप कह सकती हैं काफी नाटकीय रही है। लेख बताता है कि अगस्त 1951 में इसी चुशूल में भारतीय सेना का पहली बार पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA यानी चीनी सेना से आमना सामना हुआ। पहली बार 1951 में? जी हाँ। किस्सा ये था कि चियान काइशेक की सेना की एक कजाक कोसैक घुड़सवार ब्रिगेड थी जो PLA से हारकर भाग रही थी। वो शरण लेने के लिए भारत में घुस आई। उस वक्त तक पूर्वी लद्दाख में भारत की कोई स्थायी सैन्य मौजूदगी नहीं थी। सैनिकों को आनन फानन में वहां भेजा गया था। उन कजाकों को तो खैर शरण दे दी गई, लेकिन इस घटना ने भारत को चौंका दिया। इसके बाद ही चुशुल में एक इन्फेंट्री कंपनी स्थायी रूप से तैनात की गई और चुशुल ALG बनाने का फैसला हुआ। इसका उद्घाटन भी बड़े स्तर पर हुआ था। 29 अगस्त 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खुद विमान से यहां उतरे थे। तो मतलब ये ALG 1952 में शुरू हुआ, फिर बंद क्यों हो गया, और फिर 1962 में इसकी क्या भूमिका रही? हाँ, तो शुरुआती दौर में जब सीमा पर शांति थी और सैनिकों की तैनाती भी कम थी, तो इसका बहुत सीमित इस्तेमाल हुआ और ये लगभग आप कह सकते हैं निष्क्रिय सा हो गया। लेकिन 1959 में जब कोंकाला और लोंगजू में चीन के साथ वो हिंसक झड़पें हुईं, तो सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना को सौंप दी गई। इसके बाद 1960 से इस ALG को फिर से सक्रिय किया गया और फिर आया 1962 का युद्ध। 20 अक्टूबर 1962 को जब युद्ध का पहला चरण शुरू हुआ, तो चुशूल ALG एक लाइफलाइन बन गया। भारतीय वायुसेना ने यहां जो किया, वो किसी करिश्मे से कम नहीं था। लेख याद दिलाता है कि कैसे 14,230 फीट की ऊंचाई पर IAF ने 6 AMX-13 हल्के टैंक और 12 25 पाउंडर तोपें हवाई मार्ग से चुशूल पहुंचाईं। टैंक हवाई जहाज से इतनी ऊंचाई पर? जी हाँ, टैंक। इसके अलावा सैनिक, गोला बारूद, रसद, मतलब सब कुछ यहीं से पहुंचाया जा रहा था। ये हवाई पट्टी युद्ध के दूसरे चरण के शुरू होने से ठीक 2 दिन पहले, यानी 16 नवंबर 1962 तक पूरी तरह ऑपरेशनल रही। लेकिन युद्ध के बाद, जैसा कि लेख में कहा गया है, चीन की कथित संवेदनशीलता को देखते हुए इसे फिर से बंद कर दिया गया और तब से लेकर अब तक ये निष्क्रिय ही है। 1962 में टैंकों को हवाई जहाज से उतारना, ये तो जबरदस्त बात है। इस इतिहास को जानने के बाद आज के संदर्भ में इसका सामरिक महत्व और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। लेख इसके मौजूदा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के बारे में क्या कहता है? देखिए, लेख का विश्लेषण है कि चीन की जो 1959 की दावा रेखा है, वो सैन्य नजरिए से इलाके की बहुत अच्छी समझ दिखाती है। अगर भारत पहले से तैयारी ना करे, तो ये क्लेम लाइन PLA को एक बड़ा सामरिक फायदा देती है। इससे वो दौलत बेग ओल्डी DBO और उत्तर में चांगचेनमो सेक्टर को बाकी लद्दाख से काटकर उन पर हमला कर सकते हैं। लेकिन चुशुल सेक्टर में स्थिति थोड़ी अलग है। यहाँ लेख के मुताबिक भारत को तुलनात्मक रूप से बेहतर सामरिक स्थिति हासिल है। अच्छा, कैसे? यहाँ LSA ज्यादातर कैलाश रेंज की चोटियों के साथ साथ चलती है, सिवाय एक जगह के जिसे ब्लैक टॉप कहा जाता है। ये गुरुंग हिल के उत्तर में है। ये ब्लैक टॉप PLA को कैलाश रेंज पर पैर जमाने का एक मौका देता है, जिसका इस्तेमाल वो स्पेंगर गैप के उत्तरी इलाके पर दबदबा बनाने के लिए कर सकते हैं। लेख एक महत्वपूर्ण बिंदु उठाता है कि 1962 में युद्ध शुरू होने से ठीक पहले ब्लैक टॉप को सुरक्षित करने में हुई चूक, जबकि तब उस पर PLA का कब्जा नहीं था, चुशूल की सुरक्षा के ढहने का एक बड़ा कारण बनी।
लेकिन कैलाश रेंज के दक्षिण में स्पेंगर गैप से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक का जो इलाका है, उस पर भारतीय सेना की स्थिति मजबूत है। आपने बताया कि भारत को चुशूल सेक्टर में तुलनात्मक लाभ है, सिवाय उस ब्लैक टॉप के। तो क्या लेख ये इशारा कर रहा है कि इस लाभ का इस्तेमाल मतलब पलटवार या जवाबी कार्रवाई के लिए किया जा सकता है? हाँ, लेख का विश्लेषण इसी दिशा में जाता है। इसके मुताबिक अगर संघर्ष की नौबत आती है तो भारत द्वारा एक प्रीएम्प्टिव कार्रवाई, यानी दुश्मन के हमले से पहले किया गया हमला, या फिर जवाबी हमला, जो ब्लैक टॉप और कैलाश रेंज की पूर्वी ढलानों पर कब्जा कर ले, तो न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बहाल हो सकती है, बल्कि ये चीन के महत्वपूर्ण शहर रुडॉक के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है। ऐसा होने पर पीएलए को दूसरे सेक्टर्स में मिली कोई भी बढ़त बेअसर हो सकती है। लेख इसी तर्क को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि शायद यही वजह थी कि 2020 में जब अगस्त के आखिर में भारतीय सेना ने कैलाश रेंज की इन चोटियों पर नियंत्रण हासिल कर लिया था, तो चीन इस इलाके से पीछे हटने के लिए इतना उतावला था। ये तो बहुत महत्वपूर्ण सामरिक विश्लेषण है, लेकिन मुझे याद है लेख 2021 के डिसएंगेजमेंट समझौते की आलोचना भी करता है। हाँ बिल्कुल, इसी संदर्भ में लेख फरवरी 2021 में हुए पेंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे से हुए डिसएंगेजमेंट समझौते, जिसमें कैलाश रेंज की चोटियों को खाली करके बफर जोन बनाए गए, उसे एक रणनीतिक चूक करार देता है। लेख का तर्क यह है कि इस समझौते से भारत ने वो एकमात्र महत्वपूर्ण बढ़त खो दी जो उसने जमीन पर हासिल की थी, और इसका नतीजा ये हुआ कि बाकी के टकराव वाले बिंदुओं से पीछे हटने में और 3 साल 8 महीने लग गए। और वहां भी जो बफर जोन बने वो ज्यादातर उसी इलाके में बने जो अप्रैल 2020 से पहले भारत के नियंत्रण और गश्त में थे। ये लेख का एक काफी मजबूत दावा है। ये दिखाता है कि कैसे इन जटिल सीमा समझौतों पर अलग-अलग रणनीतिक नजरिए हो सकते हैं और हर कदम के अपने फायदे नुकसान देखे जाते हैं। तो फिर अगर जमीनी बढ़त चली गई, जैसा लेख कह रहा है, तो क्या अब इस ALG को फिर से शुरू करने का असर सिर्फ मनोवैज्ञानिक ही रह गया है? लेख का आकलन कुछ ऐसा ही है। उसका मानना है कि युद्ध शुरू होने से ठीक पहले की अवधि में, यानी शांति काल या तनाव के दौर में, ये बहाल किया चुशूल ALG परिवहन और लॉजिस्टिक्स के लिए उपयोगी होगा, जरूर होगा। लेकिन अगर युद्ध छिड़ जाता है तो इसकी लोकेशन LAC से सिर्फ 1.2 किलोमीटर इसे बहुत असुरक्षित बना देती है। इसलिए लेख के अनुसार इसका वास्तविक और तात्कालिक प्रभाव वो मनोवैज्ञानिक दायरे में ज्यादा है। यह चीन को एक कड़ा संदेश देने का तरीका है, भारत के इरादों को जताने का एक संकेत है। मनोवैज्ञानिक संदेश। लेकिन लेख में एक और दिलचस्प पहलू का जिक्र है, पर्यटन। सैन्य महत्व की जगह पर पर्यटन की बात थोड़ी चौंकाने वाली लगती है। हाँ, ये वाकई एक अनूठा सुझाव है जो लेख पेश करता है। इसमें कल्पना की गई है कि चुशूल बेसिन के पश्चिमी किनारे पर या पैंगोंग झील के किनारे चुशूल और लुकुंग के बीच में एक पर्यावरण के अनुकूल सेंट्रली हीटेड 5 सितारा होटल बनाया जाए। 5 सितारा होटल चुशूल में? जी हाँ। सूची पर्यटक लेह में जरूरी एक्लिमेटाइजेशन यानी वातावरण के अनुकूल ढलना वो पूरा करने के बाद सीधे विमान या हेलीकॉप्टर से यहाँ उतरें और पेंगोंग के नज़ारे लें। देखिए, लेख लंबे समय से ये वकालत कर रहा है कि उत्तरी सीमाओं को पर्यटन के लिए खोला जाना चाहिए। तर्क ये है कि लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और सीमावर्ती क्षेत्रों को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना है। इससे सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को भी असल गति मिल सकती है। लेख तो यहाँ तक कहता है कि भारतीय नागरिकों के लिए इनर लाइन परमिट ILP की व्यवस्था ही खत्म कर देनी चाहिए। अच्छा, ILP खत्म करने की बात? हाँ, सवाल उठाया गया है कि आज जब सैटेलाइट और ड्रोन से सब कुछ देखा जा सकता है तो छुपाने के लिए बचा ही क्या है? सेना के इलाके में 5 सितारा होटल, ये सुनने में जितना अनोखा लगता है, लेख इसे लद्दाख के विकास और सीमावर्ती गांवों को जीवंत बनाने के एक तरीके के तौर पर देख रहा है। ये वाकई एक अलग सोच है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि चुशूल ALG को सिर्फ सैन्य अड्डे तक सीमित न रखकर इसे नागरिक और वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए भी खोलने का सुझाव है। बिल्कुल। लेख सरकार के चुशूल LG को फिर से सक्रिय करने के साहसिक निर्णय की तारीफ करता है, लेकिन साथ ही सिफारिश करता है कि इसे सिर्फ एक सैन्य हवाई पट्टी न रहने दिया जाए, बल्कि इसे एक सैन्य सह वाणिज्यिक हवाई अड्डे के रूप में अपग्रेड किया जाए, जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जरूरी अन्य सुविधाएं भी विकसित की जाएं। लेख के अंत में एक उम्मीद भी जताई गई है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भविष्य में प्रधानमंत्री नेहरू की तरह चुशूल में उतरकर एक नया अध्याय शुरू करेंगे। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें,
तो ये साफ है कि चुशूल और अनिनी एएलजीज का पुनरुद्धार महज कुछ हवाई पट्टियों को ठीक करने का मामला नहीं है। इसके पीछे गहरा सामरिक गणित है, जटिल ऐतिहासिक संदर्भ है और हाँ, महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक संदेश भी छिपे हैं। ये भारत की फॉरवर्ड एयर पावर रणनीति को मजबूत करने, सीमा पर अपनी संप्रभुता जताने और चीन के साथ चल रहे जटिल शक्ति संतुलन में अपनी स्थिति बेहतर करने की कोशिश का हिस्सा है। हाँ, हमने देखा कि कैसे चुशूल का इतिहास 1842 की संधि से जुड़ता है। 1951 में यहीं पीएलए से पहली मुठभेड़ हुई और 1962 के युद्ध में इसने क्या निर्णायक भूमिका निभाई। इसका सामरिक महत्व खासकर कैलाश रेंज के संदर्भ में आज भी बेहद प्रासंगिक बना हुआ है। और भविष्य की ओर देखें तो इस लेख के विश्लेषण के अनुसार इसके रणनीतिक इस्तेमाल के साथ साथ अगर सही तरीके से योजना बनाई जाए तो पर्यटन के जरिए स्थानीय विकास की भी संभावनाएं खुल सकती हैं। रणनीतिक मजबूती की अनिवार्य जरूरत और स्थानीय विकास की आकांक्षाओं, विशेषकर पर्यावरण के प्रति संवेदनशील पर्यटन के बीच सही संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है? क्या इस तरह का विकास क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक नया मॉडल बन पाएगा या फिर अनजाने में ये नए तनावों को जन्म देगा? इस पर सोचना जरूरी है। हमें उम्मीद है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों और सामरिक मामलों में रुचि रखने वाले अन्य सभी श्रोताओं को द प्रिंट के इस लेख पर आधारित हमारे इस विश्लेषण से महत्वपूर्ण जानकारियां और सोचने के लिए नए बिंदु मिले होंगे। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके मन में कोई सवाल या विचार है तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में जरूर साझा करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और ऐसे ही विषय के गहन विश्लेषण के साथ।